आज हम इतिहास के पन्नों से एक ऐसी कहानी निकालेंगे जो किसी भी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है। एक ऐसा दुस्साहसी बचाव अभियान जिसके बारे में सुनकर आज भी यकीन करना मुश्किल होता है। ऑपरेशन एंटोबे। जरा सोचिए, 4000 किलोमीटर दूर दुश्मन का इलाका, 102 लोगों की जान दांव पर, और आपके पास मौका सिर्फ एक। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं बल्कि हकीकत है। कहानी शुरू होती है 27 जून 1976 को। एयर फ्रांस की फ्लाइट 139 एक बिल्कुल सामान्य उड़ान थी जो तेल अवीव से पेरिस जा रही थी। लेकिन कुछ ही घंटों के अंदर ये सामान्य सी उड़ान एक बहुत बड़े अंतर्राष्ट्रीय संकट में बदलने वाली थी। तो विमान ने तेल अवीव से उड़ान भरी। एथेंस में एक स्टॉपओवर के दौरान 4 हाईजैकर्स प्लेन में सवार हो गए। उन्होंने पायलट को मजबूर किया कि वो प्लेन को लीबिया के बेनेगाजी ले जाएं, और फिर वहां से शुरू हुई 4000 किलोमीटर की एक लंबी और खतरनाक यात्रा, जिसका अंत हुआ युगांडा के एंटेबे में। इस पूरे संकट के सीन में 3 मुख्य किरदार थे। पहले 246 से ज्यादा डरे हुए यात्री और क्रू, दूसरे पीएफएलपी और जर्मन क्रांतिकारियों से जुड़े हाईजैकर्स, और तीसरा किरदार जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी, युगांडा का तानाशाह राष्ट्रपति ईदी अमीन, जिसने इन आतंकवादियों का न सिर्फ स्वागत किया बल्कि खुलकर उनकी मदद भी की। जैसे ही प्लेन एंटेबे में उतरा, हालात और भी ज्यादा बिगड़ गए। हाईजैकर्स को युगांडा की सेना का पूरा सपोर्ट मिला, और तो और 3 और आतंकवादी भी उनसे आ मिले। अब उनकी कुल संख्या 7 हो गई थी। वो अब अपने घर में थे, पूरी तरह सुरक्षित। युगांडा में अपनी पोजीशन मजबूत करने के बाद हाईजैकर्स ने अपनी मांगें दुनिया के सामने रखीं और इजराइल को एक ऐसी मुश्किल में डाल दिया जिसका कोई आसान जवाब था ही नहीं। इजराइल के सामने 2 ही रास्ते थे, और दोनों ही बेहद खतरनाक। या तो वो 53 आतंकवादियों को रिहा करके आतंक के सामने घुटने टेक दें, या फिर 4000 किलोमीटर दूर एक ऐसा मिलिट्री ऑपरेशन करें जिसमें जरा सी भी चूक का मतलब था सारे बंधकों की मौत। मांग बिल्कुल साफ थी, 5 अलग-अलग देशों की जेलों में बंद 53 कट्टरपंथियों की रिहाई। इनमें से 40 तो अकेले इजराइल की ही जेलों में थे। अब देखिए, इजराइल की सालों पुरानी पॉलिसी थी कि वो आतंकवादियों से कभी कोई समझौता नहीं करेगा। हाईजैकर्स ने एक डेडलाइन भी दे दी, 1 जुलाई। उन्होंने धमकी दी कि अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो वे बंधकों को मारना शुरू कर देंगे। समय बहुत तेजी से हाथ से निकल रहा था। जब दुनिया को लग रहा था कि इजराइल के पास बातचीत के अलावा कोई रास्ता नहीं है, तब पर्दे के पीछे एक बहुत ही सीक्रेट और हिम्मत वाले मिलिट्री प्लान पर काम शुरू हो चुका था। इसका कोड नेम था ऑपरेशन थंडरबोल्ट। इस मिशन की कामयाबी सिर्फ एक चीज पर टिकी थी, एकदम सटीक इंटेलिजेंस। मोसाद ने उन नॉन इजरायली बंधकों से बात की जिन्हें छोड़ दिया गया था, और उनसे टर्मिनल के अंदर की एक-एक डिटेल निकाली। उन्होंने उस इजरायली कंपनी को भी ढूंढ निकाला जिसने सालों पहले एंटेबे का वो टर्मिनल बनाया था, और उससे उसके ओरिजिनल ब्लूप्रिंट्स भी हासिल कर लिए। इन्हीं जानकारियों के आधार पर हमले की रिहर्सल के लिए टर्मिनल का एक हूबहू मॉडल बनाया गया। लेकिन इस पूरे प्लान का जो सबसे जबरदस्त और दुस्साहसी हिस्सा था, वो था धोखा। कमांडोज ने तय किया कि वो एक आर्मी की तरह हमला नहीं करेंगे, बल्कि वो खुद ईदी अमीन का काफिला बनकर एयरपोर्ट में दाखिल होंगे। प्लान ये था कि उन्हें देखकर युगांडा के गार्ड्स धोखा खा जाएंगे और उन्हें बिना किसी रोक टोक के सीधे टर्मिनल तक जाने देंगे। तो इस मिशन के लिए एक जबरदस्त फोर्स तैयार की गई। 100 से ज्यादा एलीट कमांडो, 4 बड़े C-130 हर्क्यूलिस ट्रांसपोर्ट प्लेन, और उस धोखे को असलियत बनाने के लिए एक काली मर्सिडीज और 2 लैंड रोवर्स। इस पूरी टीम को लीड कर रहे थे एक नौजवान कमांडर, योनाथन नेतन्याहू। 3 जुलाई की रात, जब पूरी दुनिया बेखबर थी, ऑपरेशन थंडरबोल्ट लॉन्च हो गया। अगले 53 मिनट इतिहास को हमेशा के लिए बदलने वाले थे। रात के ठीक 11 बजे पूरी तरह से अंधेरे में पहला इजरायली C-130 प्लेन बिना किसी लाइट के चुपचाप एंटेबे एयरपोर्ट के रनवे पे लैंड हुआ। ऑपरेशन शुरू हो चुका था। इस ऑपरेशन की रफ्तार वाकई हैरान करने वाली थी। सोचिए, लैंडिंग के सिर्फ 2 मिनट के अंदर कमांडोज ने टर्मिनल पर धावा बोल दिया। अगले 30 मिनट में सभी बंधकों को छुड़ा लिया गया, और लैंडिंग के ठीक 53 मिनट बाद आखिरी इजरायली प्लेन बंधकों के साथ वापस हवा में था। लेकिन तभी एक छोटी सी चूक की वजह से पूरा प्लान खतरे में पड़ गया। इजरायली इंटेलिजेंस को ये नहीं पता था कि ईदी अमीन ने कुछ ही दिन पहले अपनी काली मर्सिडीज बदलकर सफ़ेद ले ली थी।
जब युगांडा के गार्ड्स ने काली मर्सिडीज देखी तो उन्हें शक हुआ और उन्होंने काफिले को रोक दिया। कमांडोज को फायरिंग करनी पड़ी और सरप्राइज अटैक का जो फायदा था वो जाता रहा। अपनी सेफ एग्जिट पक्की करने के लिए कमांडोज ने एक और बड़ा कदम उठाया। उन्होंने रनवे पर खड़े युगांडा की एयरफोर्स के 11 मिग फाइटर जेट्स को उड़ा दिया ताकि कोई भी प्लेन उनका पीछा करने की हिम्मत ना कर सके। अंत में ये ऑपरेशन एक बहुत बड़ी कामयाबी था। 102 बंदूकों को जिंदा बचा लिया गया, 7 हाईजैकर्स मारे गए। लेकिन इस जीत की एक भारी कीमत भी चुकानी पड़ी। क्रॉसफायर में 3 बंदूकों की जान चली गई और एक महिला बंधक जो पहले से अस्पताल में थीं, उन्हें बाद में ईदी अमीन के आदेश पर मार दिया गया। लगभग 45 युगांडा के सैनिक भी मारे गए और इजराइल ने अपनी सबसे बड़ी कीमत चुकाई। मिशन कमांडर योनाथन नेतन्याहू हमले को लीड करते हुए शहीद हो गए। अपने हीरो के सम्मान में इस मिशन का नाम ऑपरेशन थंडरबोल्ट से बदलकर ऑपरेशन योनाथन रख दिया गया। योनाथन के छोटे भाई बेंजामिन नेतन्याहू बाद में इजराइल के प्रधानमंत्री बने। ये एक ऐसी विरासत है जो उस राष्ट्रीय जीत और व्यक्तिगत त्रासदी की हमेशा याद दिलाती है। आज भी ऑपरेशन एंटेबे को मिलिट्री हिस्ट्री में हिम्मत और प्लानिंग का एक बेजोड़ नमूना माना जाता है। ये इस बात का सबूत है कि जब हालात बेहद मुश्किल हों तब भी असाधारण चीजें की जा सकती हैं। लेकिन सवाल वही है, क्या ये वाकई इतिहास का सबसे साहसी बचाव मिशन था? इसका जवाब शायद किताबों में नहीं बल्कि इस कहानी में छुपी हिम्मत में है।